आओ बदले हम और खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों के साथ हाकरीपोरा गांव में मुठभेड़ में लश्कर कमांडर अबू दुजाना मारा गया है। दुजाना के साथ एक स्थानीय आतंकी आरिफ लल्हारी भी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने उस घर को आग लगा दी जिसमें आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। अबू दुजाना लश्कर का टॉप कमांडर था और साउथ कश्मीर में लगातार एक्टिव था। पिछले कई महीनों से सुरक्षा बलों ने दुजाना को मारने के लिए कई ऑपरेशन चलाए थे। उस पर सुरक्षा बलों ने 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलवामा के हाकरीपोरा गांव में सेना ने तड़के 4:30 बजे ही घेरा डाल रखा था। आतंकियों के घर में छिपे होने की खबर थी। जवानों ने इसे घेर लिया और अंदर से आतंकियों ने गोलीबारी की और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में अबू दुजाना और लल्हारी दोनों मारे गए। बता दें आपको कि यह एक साझा ऑपरेशन था सेना का, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो कि CSOG काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कहा जाता है उसका, और साथ में CRPF के जवान मौजूद थे। तो तीनों सेना के अंग के इस साझा ऑपरेशन में अबू दुजाना मारा गया है। बता दें आपको कि जून में सेना की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें करीब 14 आतंकियों के नाम शामिल थे और उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया था। एक ए ग्रुप था और दूसरा A++। में शामिल था अबू दुजाना। और अबू दुजाना इससे पहले भी एक बार सुरक्षा बलों के हाथों बच निकला था, क्योंकि जब जवाबी कार्रवाई हो रही थी सेना की तरफ से उस वक्त स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी कर दी थी। और कौन था अबू दुजाना, हम ही आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए। अबू दुजाना पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था सेना ने। लश्कर कमांडर अबू कासिम के बाद अबू दुजाना को कमान दी गई थी। दुजाना करीब 5-6 बार सेना को चकमा देकर भाग चुका था। मई में भी अबू दुजाना को इसी गांव में घेर दिया गया था। उस वक्त भी वो भीड़ का फायदा उठाकर भागा था। साल 2016 में पहली बार उसकी तस्वीर जनता के सामने आई थी। कश्मीर में इस साल आतंकी घुसपैठ की कोशिशों में इजाफा भी हुआ है और यह सब कुछ माना है कि अबू दुजाना की सक्रियता होने की वजह से आर्मी ने अब इस पर कार्रवाई की है। और इस दौरान फायरिंग में जो इस साल की गई उसमें 41 आतंकी मारे गए और 7 महीने में राज्य में कम से कम 102 आतंकियों को मारा गया है, अगर पिछले 7 महीने की बात करें तो। और अबू दुजाना पिछले 7 सालों से कश्मीर में आतंक का पर्याय बन चुका था। अबू दुजाना पर 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी घोषित कर रखा था और आखिरकार अब दुजाना को मार गिराया गया है और एक बड़े एक कदम की ओर सेना ने अब अपने कदम बढ़ा लिए हैं, क्योंकि सेना ने एक लिस्ट तैयार कर रखी थी और इसी के तहत A++ कैटेगरी में अबू दुजाना को रखा गया था। हालांकि लास्ट समय में पिछले दिनों अबू दुजाना के वर्चस्व को लेकर सवाल भी खड़े हुए थे और माना यह जा रहा था कि उसे डिसओन कर दिया गया था उसके पद से। जो कमांडर उससे नियुक्त किया गया था दक्षिण कश्मीर का, उससे डिसओन किया गया था। उसके बाद से ही एक तरह से लश्कर तैयबा के अंदर भी जो गुटबाजी थी वो हावी हो गई थी। लेकिन अबू दुजाना उसके बावजूद सक्रिय था और लगातार कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा दे रहा था, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था, दहशतगर्दी मचा रहा था। लेकिन उसे अब सुरक्षा बलों ने मार गिराया है हाकिर पूरा गांव में। उसके साथ एक और आतंकी भी मारा गया है। तो बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर से आज सुबह का यह मामला है। करीब 4:30 बजे सुबह यह तमाम वाकया हुआ जब सेना के जवान, साथ में CRPF के जवान और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी CSOG के जवान भी शामिल थे। और इन तीनों की तरफ से एक साझा कार्रवाई की गई और इसमें अबू दुजाना मारा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हम लेते हैं ताबिश कमाल हमारे सहयोगी से, जो कि लगातार सुबह से इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए। ताबिश, अपने आप में बड़ी सफलता है सेना के जवानों के लिए और साथ में सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी सफलता है ये।
घाटी में जो आतंकवादी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं उसको कम किया जा सके, इसलिए बड़ी एक खबर लगातार ये है कि अबू दुजाना मारा गया। पिछले 7 साल से जम्मू कश्मीर में घाटी में यह हिंसा कर रहा था और जम्मू कश्मीर और सेना और सरकार की तरफ से इस पर लगभग 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हालांकि 5 लाख रुपए का इनाम जम्मू कश्मीर सरकार ने अलग से रखा, तो कहा जाता है कि 15 लाख रुपए का इनामी आतंकवादी ढेर कर दिया है जम्मू कश्मीर सेना और पुलिस बलों ने मिलकर के। जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया है, पहले से किसी को भनक नहीं लगने दी थी, क्योंकि आतंकवादी बहुत ज्यादा सक्रिय थे और लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि घाटी के जरिए भारत के तमाम हिस्सों में पहुंच सके। और लगातार एनआईए इस बात की इनपुट्स भारत सरकार को दे रहा था और ये एक बड़ी कामयाबी भारत सरकार के लिए है कि जिस तरह से अबू दुजाना को मारा गया। क्योंकि अबू दुजाना जिस तरह से लगातार देश में आतंकी हमलों में शामिल रहा है, कई हमले ऐसे हुए, पामपोर घटना भी जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के अबू दुजाना के तमाम साथी संगठन जो थे लश्कर से जुड़े हुए, उन सब ने मिलकर जो आतंकी घटनाएं दी थी और जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उसमें दुजाना एक मुख्य आरोपी था। और ऐसे में सरकार की कोशिश थी, गृह मंत्रालय को बार बार इनपुट्स दिए जा रहे थे एनआईए की तरफ से कि दुजाना सक्रिय है और आगे भी सक्रिय हो सकता है। और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आज सुबह लगातार लगभग 8:52 पर यह बात डिक्लेयर की गई कि अबू दुजाना को लश्कर का जो कमांडर है उसको सेना। ताबिश एक खबर यह भी जो आ रही है कि आखिरी समय में यानी बीते कुछ दिनों में शायद लश्कर तोयबा के अंदर उसके पोजीशन को लेकर भी कुछ सवाल खड़े हुए थे कि शायद उसे डिसोन कर दिया गया था, जो कमांडर से नियुक्त किया गया साउथ कश्मीर का, कुछ ऐसी खबरें भी थी। देखिए, जिस तरह से लगातार दुजाना सक्रिय था तो नहीं लगता था कि दुजाना को इस तरह से डॉल्व किया गया होगा। हालांकि ये इनपुट्स लगातार मिल जरूर रहे थे और सरकार इस बात को लेकर के पूरी चिंतित थी, क्योंकि दुजाना की गतिविधियां लगातार घाटी में देखने को मिल रही थी। और ऐसे में दुजाना कहीं ना कहीं सरकार, सेना और एनआईए के लिए एक चुनौती बना हुआ था कि किस तरह से दुजाना को रोका जाए वहां से और कैसे उसको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि ये एक बड़ी कामयाबी जरूर कही जा सकती है, क्योंकि अबू दुजाना के जिस तरह से गतिविधियां की हैं पिछले दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के जरिए भारत के अलग हिस्सों में पहुंचने को, और ये भी उस वक्त पंकज जब 15 अगस्त का मौका है और लगातार ये वक्त बहुत अहम है। ताबिश बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इशफाक गौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौर, ये अपने आप में बड़ी खबर है। ये 15 अगस्त से पहले की जो कार्रवाई की गई, इसका मतलब साफ था कि इनपुट्स ऐसे मिले होंगे 15 अगस्त के आसपास कुछ बड़ी घटना, कोई बड़ा जो है साजिश रचा जा रहा था। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो इनपुट्स कल भी इस तरीके थे कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे कहीं फिदाइन हमला हो सकता है और जो आसपास के यूनिट्स थे और सीआरपीएफ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इस बात से बाखबर किया गया था कि हो सकता है इस तरीके का हमला हो। लेकिन बिल्कुल बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को लगी है। तकरीबन 8 से ज्यादा बार एनकाउंटर तोड़कर ये बाहर निकलने में कामयाब हुआ था अबू दुजाना, और इसको एक मोटिवेशन पावर था। ये अगर आप ग्राउंड पर देखेंगे तो असेंबल करने में, नए रिक्रूट करने में और बाकी जो संगठन है उनको एक साथ लाने में अबू दुजाना का एक मेजर रोल रहा है। और जिस तरीके से आज एक एनकाउंटर के दौरान उसका एक और साथी और वो मारा गया है, कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है वो सेना के हाथ लगी है। गौर, एक जो अहम सवाल मेरे जहन में उठ रहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो ये कि आखिरी समय में जो बात मैंने ताबिश से पूछी थी कि आखिरी समय में जो बीते दिनों की बात हो रही थी उसके पोजीशन को लेकर, डेजिग्नेशन को लेकर अबू दुजाना के लेकर सवाल खड़े होते कि शायद उसे एलईडी की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। क्या ये वही वजह है कि अब वो पिछले 7 मौकों पर बच निकला था, लेकिन 8वें मौकों पर जब शायद उसे सपोर्ट नहीं मिल पाया एलईडी से तो वो मारा गया? क्या ऐसा हो सकता है क्या? एलईडी का सपोर्ट उसे था नहीं था, अब वो मैटर नहीं करता था। अबू दुजाना अपने आप में एक नाम बन गया था और काफी फेमस था साउथ कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम और शोपियां इलाके में। अगर वो कहीं पर भी खड़ा होता था तो तकरीबन 500-600 जवान उसके आसपास खुद ही खड़े होते थे, जो जिनके हाथ में बंदूक नहीं हुआ करती थी। लेकिन जिस तरीके से आज एनकाउंटर में मारा गया है, कहीं ना कहीं वो ये साफ बता रहा है कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन और जो ग्राउंड रियलिटीज को टच करने की आर्मी और सुरक्षा बल बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहा है। और जिस रणनीति के साथ ऑपरेशंस को चलाया गया पिछले 2 महीनों के दौरान, टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर्स को मारा गया, ये A++ मिलिटेंट कमांडर था जिसे मारा गया, तो वो ये साफ बता रहा है कि ग्राउंड कहीं ना कहीं लूज हो रही है मिलिटेंट्स की। जो आज से 3-4 महीने पहले था वो आज आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर आज भी बहुत ज्यादा स्टोन पेल्टिंग हुई है, प्रदर्शन हुए हैं, प्रदर्शनकारियों में कुछ लोग जख्मी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपर हैंड जो है वो वापस आर्मी के हाथ में चला गया है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है और मनोबल बढ़ा सेना का, काफी जो कार्रवाइयां की गई है। ताबिश, हम बात करते हैं कि दरअसल सेना की तरफ से एक लिस्ट बनाई गई है जो बड़े आतंकी उनको लेकर A और A++ की।
क्या कुछ और ऐसे नाम भी हैं जिन पर जल्द ही हम शायद सुन पाए कि सेना ने कार्रवाई की और उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचा दिया? लगातार आतंकवादी गतिविधियां देश के अंदर बढ़ी थी पिछले 2-4 महीनों में। जो हमने देखा है जिस तरह से सेना की कार्रवाई रही है, जैसे अशफाक हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लगातार सेना के ऊपर एक दबाव था, एक प्रेशर था, क्योंकि जिस तरह से माहौल घाटी का बन चुका था। और पंकज, ये वो वक्त है, 15 अगस्त का वक्त है और इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं एनआईए को, और जिस तरह से लगातार देश में एकदम से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी और सरकार चिंतित थी। लगातार दिल्ली में गृह मंत्रालय में अपनी नजर रखते हैं और हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय में किस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। हालांकि तमाम खुफिया जानकारी को लीक करने के लिए बार बार मीडिया से मना किया जाता है। तमाम ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो पता होती है, लेकिन उनको रोकने की, उनको ना बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह बात साफ थी कि जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे, एनआईए की टीम लगातार दौरे कर रही थी, गुप्त अभियान चलाए जा रहे थे, बात साफ थी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुख्ता इनपुट्स थे और एक पूरी लिस्ट तैयार की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। पूरी पहले से यह खबर थी और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि उस लिस्ट के हिसाब से अब बहुत जल्दी और बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और ये देखिए पंकज, ये उस वक्त में हो रहा है जब 15 अगस्त का मौका है और पूरा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चुनौती के साथ एक लड़ रहा है और आतंकवादी लगातार देश में दहलाने वाली घटनाओं की लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय की कोशिश है कि उस लिस्ट के हिसाब से तमाम आतंकवादियों को ढेर किया जाए, इनपुट्स जो मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि पिछली बार जब एक घटना होती है उसमें इनपुट्स एनआईए की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से आते हैं, तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की और सेना की कमी रही थी और यही वजह थी कि कोऑर्डिनेशन की कमी की बात भी अक्सर आते रहती है। गौर के पास चलते हैं। गौर, एक चीज अब है, वो पिछले साल जब बुरहान वानी मारा गया था तब जो हालात बने थे, इस बार क्या ऐसे हालात का सामना भी करना पड़ सकता है या वो अबू दुजाना को वैसा सपोर्ट शायद नहीं मिल पाएगा? क्या लग रहा है आपको? लोकल कमांडर था और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर काफी फेमस हुआ था और साथ साथ उसका ये था कि वो लोकली था, तो उस हवाले से एक स्पोर्ट जो था वो उसके लिए क्रिएट हुआ था। लेकिन अबू दुजाना, अबू कासिम जो इससे पहले इनके मिलिटेंट कमांडर रह चुके थे, उनके बाद बने हैं। अगरचे ये काफी फेमस है, लेकिन उस तरीके के हालात मुझे कहीं पर भी घाटी पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से उस वक्त बने थे। जरूर फ्यूनरल पर आप देखेंगे कि एक बड़ी तादाद में लोग बाहर आएंगे, फ्यूनरल में हिस्सा लेंगे और मिलिटेंट भी हो सकता है आए, वो बात करे वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात उस वक्त बने थे वो आज नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उतना ब्रॉडर सपोर्ट जो है वो उसको नहीं मिल सकता है इस वक्त। तो लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरफ से तैयारियां तो कर ली गई होगी कि कहीं वैसे हालात ना बने कि हाथ हमारे बेकाबू हो जाएं। देखिए बिल्कुल पंकज, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो उठाए गए हैं। जैसे इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क सर्विस जो है उसे डाउन कर दिया गया है। सेक्शन 144 उस पूरे इलाके के अंदर एनफोर्स किया गया था जहां पर मुठभेड़ चल रही थी। नंबर 3, श्रीनगर बानिहाल ट्रेन सर्विस जो हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेन सर्विस है उसे बंद कर दिया गया है। डिप्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा कर दी गई है। अब देखना होगा कि ये जो मिलिटेंट कमांडर मारा गया है, क्या इसे लोकल लोगों के हवाले किया जाएगा या फिर पुलिस इसे खुद ही फ्यूनरल में ले जाएगी और खुद अपने तरीके से दफन करेगी, ये देखने वाला। क्योंकि आरिफ ललहारी एक लोकल मिलिटेंट जो मारा गया है, उसे माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद उसको उसके परिजनों के हवाले तो किया जाएगा, लेकिन इस मिलिटेंट कमांडर को किसके हवाले किया जाएगा वो पुलिस भी उसको सोच रही है, देख रही है कि किस तरीके से इसको लिया जाएगा। अगर वो सिविलियन के हाथ में जाता है और पुलवामा के इन इलाकों में उसको दिया जाता है जहां पर आरिफ की रेजिडेंस है या उन्हीं के लोगों को दिया जाता है, तो जरूर एक बहुत बड़ी गैदरिंग जो होगी वो वहां पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल ताबिश, यही बड़ी चिंता की बात है अपने आप में, क्योंकि जिस तरह से सपोर्ट मिला था बुरहान वानी का, बाई चांस इस बार सपोर्ट मिलता है तो हालात एक बार फिर से बेकाबू हो जाएंगे। क्या स्थानीय लोगों को दूर रखने के लिए या फिर वहां की सरकार की तरफ से क्या इस बात की कोशिश की जाएगी कि सरकारी तौर पे ही फ्यूनरल जो है वो अबू दुजाना का कर दिया जाए या फिर वापस उसके परिजनों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी? पंकज देखिए, जो खबर हम तक मिल रही है सूत्रों के हवाले से, हमारे खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय लगातार पूरी जो घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और यह कोशिश है कि जो बुरहान वानी के समय में हुआ था, जिस तरह से बुरहान वानी के जनाजे में हजारों की तादाद में भीड़ पहुंची थी, क्योंकि उसकी एक वजह थी कि बुरहान वानी लोकल घाटी का आतंकवादी था। लेकिन दुजाना के साथ इस तरह का नहीं, क्योंकि पीओके गिलगिट स्थान का ये आतंकवादी है जो भारत में पिछले 7 साल सक्रिय
ये था। तो ऐसे में जिस तरह से अशफाक बता रहे थे कि आरिफ के घर वालों को उसका शव दिया जा सकता है, और अगर ऐसे में सरकार एक कदम उठाती है आरिफ के साथ इसको दफनाने का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो कोशिश सरकार की यही रहेगी कि आरिफ के परिवार वालों को शव उसका जरूर दे दिया जाए, लेकिन जो दुजाना है उसको सरकार अपनी तरीके से दफन करे, ये हो सकता है। लेकिन चूंकि सरकार के पास कोई ऑप्शन अगर होता है इस तरह का कि वो आरिफ के साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की पहले ही सोच समझ करना होगा कि जो बुरहान वानी के समय में हुआ था कि हजारों की तादाद में लोग बुरहान वानी के जनाजे में एक साथ उतरकर आए थे और जिसका तमाम विरोध हुआ था, राजनीति हुई थी, खुलकर के विरोध प्रदर्शन किए गए थे कि बुरहान वानी के जनाजे में इतने लोग, इतनी तादाद में जम्मू कश्मीर से लोग कहां से आ जाते हैं, किस तरह से आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए आ जाते हैं। और वो जो मामला था लगातार कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। और अगर ऐसे में अबू दुजाना के शव को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस पर एक राजनीति एक बार हो सकती है, और भारत सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी आतंकवादी के शव को लेकर के राजनीति हो, इसलिए कोई एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई इनपुट्स इस तरह का नहीं आया है कि बताया जा सके कि गृह मंत्रालय आगे इस पर क्या कदम उठाने वाला है। गौर साहब, अभी हालात वहां पर कैसे हैं? सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था आपको कायम किया गया है? एनकाउंटर साइट की जहां पर ब्लास्ट हुआ था, अभी सेना के जवान वहां पर है, वो सर्च कर रहे हैं कि कहीं कुछ और एक्सप्लोसिव वहां पर तो नहीं है। इसलिए एनकाउंटर अगर खत्म हुआ है लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर जो साउथ कश्मीर के हैं, डीआईजी रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, वो सिचुएशन पर नजर बनाए रखे हुए हैं और जो अभी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जा रहा है और उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जहां तक राज्य सरकार की हम बात करें, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों भी जब मिलिटेंट कमांडरों को मारा गया तो लोकल औकाफ कमेटियों को उन्हें दिया जाता है। अगर उस तरीके का कोई पैच लोकल औकाफ कमेटी के साथ होता है कि फ्यूनरल में लोग तो आएंगे ही आएंगे, आप उनको नहीं रोक सकते हैं अगर वो आना चाहते हैं, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में ना है जो लोकल गांव के लोग हैं वो जाएं और बाहर के गांव से लोग वहां पर ना आ पाए। अगर उसमें कोई रणनीति बना पाती है पुलिस, तो मुझे लग रहा है कि इस मिलिटेंट कमांडर के शव को भी लोकल औकाफ कमेटी को दिया जाएगा और उसे लोकली वहां पर दफनाया जा सकता है। ताबिश, इस एनकाउंटर के बाद से, दुजाना के मारे जाने के बाद से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है क्या लश्कर तैयबा या जैसे मोहम्मद की तरफ से या हिज्ब की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए हैं क्या कि वो इसका बदला लेंगे या इस तरह की कोई चीजें, कोई इनपुट्स? बिल्कुल पंकज, देखिए अभी तक इस तरह कोई बयान किसी भी आतंकवादी संगठन की तरफ से नहीं आया। हालांकि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है और भारतीय सेना कोई एक बड़ा कदम उठाती है तो इस तरह के इनपुट्स थोड़ी देर में आने लगते हैं। अगर इनपुट्स की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादियों की तरफ से इनपुट्स आते हैं और वो अपनी गीदड़ भभकियों की देख करके सेना को दबाने की और सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से एक बड़ा कदम आज सुबह भारतीय लोगों को तोहफे में दिया है, कहा जा सकता है कि 15 अगस्त का मौका है, आजादी का वो मौका है जिस वक्त एक बड़ा तोहफा भारतीय सेना ने भारत के लोगों को दिया है। बार बार पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी गतिविधियां, लश्कर का बार बार घाटी में सक्रिय होना, देश में तमाम आतंकवादी गतिविधियों को दहलाने की कोशिश करना, ये तमाम कोशिशें जो आतंकवादियों की थी वो कहीं ना कहीं आज मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और पंकज, जिस तरह से लगातार एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार हम देख रहे थे कि एनआईए बहुत ज्यादा सक्रिय थी, तो कुछ लग रहा था कि एनआईए के पास जरूर कुछ ऐसे पुख्ता इनपुट्स हैं जिसकी वजह से एनआईए तमाम जो संगठन है या जो लोग हैं या जो बुरहान वानी की शव यात्रा में शामिल हुए थे उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। देवेंद्र सिंह बहल जम्मू का रहने वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पेशे से वकील है, उसको भी टारगेट किया गया था एनआईए की टीम ने, उससे भी पूछताछ की गई थी गिलानी की तरफ से, यासिर अली गिलानी की तरफ से। तो तमाम जो चीजें सामने दी गई, एनआईए काफी सक्रिय इस वक्त है इस पूरे मामले को लेकर और घाटी में खासतौर से बहुत सी जानकारी जो हम लगातार दर्शकों को दे रहे हैं। अबू दुजाना कौन था, आप नीचे हमारे स्क्रोल पर देख रहे हो, समझिए कि अबू दुजाना कौन था और क्यों इसे एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। गौहर साहब के पास पहुंचते। गौहर साहब, क्या वाकई में हमारे इस जो कार्रवाई की जिसमें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जब काउंटर इंसर्जेंसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी मौजूद थे, यहां पर सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद थे और साथ में सेना के जो जवान भी मौजूद थे, एक साझा ऑपरेशन था। एनआईए का इस वक्त घाटी में एक्टिव होना और घाटी से जुड़े तमाम जो गलत चीजों पर जिस तरह से वो लगातार निगाह बना रही, क्या उसका फायदा भी इस ऑपरेशन में मिला होगा? टोटल अलग ऑपरेशन है और इसका एनआईए के साथ जोड़कर देखना मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी रेलेवेंस बनता है। एनआईए टेरर फंडिंग को लेकर अपना काम कर रही है और ये मिलिटेंसी रिलेटेड ऑपरेशन जो है ये पिछले 2 महीने से यहाँ पर चल रही है और काफी
बेहतर रिस्पॉन्ड जो है वो मिला है, काफ़ी अच्छी कामयाबी जो है वो सेना को यहाँ पर मिली है। और यही वजह है कि एनआईए का एक अलग चैप्टर है, वो अलग तरीके से देख रही है, लेकिन जो आर्मी डायरेक्टली बंदूक को बंदूक के साथ निपट रही है और आतंकवादियों का जिस तरीके से पकड़ा जा रहा है या उन्हें मारा जा रहा है एनकाउंटर्स में, वो कहीं ना कहीं सेना और पुलिस का एक अपना सिस्टम है जिसको हमने अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। और जिस तरीके से बिना किसी बड़ी कैजुअलिटी के ऑपरेशन को कंक्लूड किया गया है, ये कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल गौर साहब, एनआईए जांच एजेंसी वो जांच करती है वाकई में, और ये सेना की कार्रवाई है। गौर साहब ये भी जानना चाहेंगे, 15 अगस्त का वक्त है, क्या कुछ और इनपुट्स मिल पाए, क्या ऐसा पता चल पाया कि और कार्रवाई कितनी तेज करने जा रही सेना? क्योंकि एक तो मनोबल बढ़ा है, दूसरा सेना का मनोबल तो बढ़ा है, लेकिन जो विरोधी यानी कि जो दहशतगर्द है उनके मनोबल गिरे होंगे, तो शायद इस वक्त क्या कार्रवाइयों की और कोई जानकारी है कि सेना तरफ से क्या कुछ किया जाना है? पंकज, जब भी सेना कार्रवाई करती है और इतने टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर को मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं दबाव और प्रेशर जो है वो उस संगठन पर आता ही आता है। अबू दुजाना का मरना कोई छोटा मिलिटेंट कमांडर नहीं था, A++ कैटेगरी का कमांडर था, लाखों रुपया इसके सर पर इनाम था। और जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ बंदूक से काम नहीं करता था, बल्कि इसका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता था। किस तरीके से असेंबल करना है लोगों को, किस तरीके से OGWs को मोटिवेट करना है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है मिलिटेंट आउटफिट्स के बीच में, यानी हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और सभी संगठन किस तरीके से एक होकर काम करें। और साउथ कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी कि एक बड़ा बेंच बनाकर वो काम करे, उसमें इसका काफी बड़ा रोल था। यही वजह है कि सेना काफी महीनों से इसके पीछे थी कि किसी न किसी तरीके से इसे पकड़ा जाए या इसे मारा जाए। तो अबू दुजाना को मारे जाने का मतलब ये समझा जाए कि कुछ दिनों की शांति उस इलाके में आ गई, कम से कम मान के चले हम? अब बिल्कुल कुछ दिनों के लिए आप देख सकते हैं कि शांति हो सकती है, जब तक, लेकिन वो शांति मिलिटेंटों की तरफ से होगी। वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे जब तक वो नया कमांडर बनाते हैं और दीगर मामलात को देखते हैं। तब तक एक बड़ा हैंड जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को है, उनके वो ज्यादा दबाव बना सकते हैं। और यही रणनीति जो अभी हम देख रहे हैं, जब आप लाइव पर आपके साथ बात कर रहे थे, तो कुलगाम का एक और एरिया है जिसे सील किया गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर अभी जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी गौर साहब, ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ये कार्रवाई हुई है, उसके बाद निश्चित तौर पर कुछ बरामद भी हुआ होगा उस घटना पे, मौके पे। क्या कुछ और इनपुट्स मिल पाए कि उसके दिमाग में क्या चलता अबू दुजाना के, या वो किस तरह की चीजों को अंजाम देने वाला था, क्या साजिश थी, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है सेना के जवानों को? अभी सेना और पुलिस के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को किया है, वो काफी टाइट लिप्ड है, क्योंकि जिस मकान के अंदर मुठभेड़ हुई थी उसको जोरदार धमाके से उड़ाया गया है। उसके बाद वो हथियार और जो कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ और मिला होगा, वो क्या क्या मिला है, उसमें अभी डिटेल प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से जरूर दी जाएगी। लेकिन एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि इस इलाके के अंदर किस तरीके की गतिविधि है वो कहीं ना कहीं साफ हो रही है। जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था तो बाहर के माहौल बता रहा था कि काफी एक्टिव वहां पर और भी कुछ मामलात है जिनको देखने की जरूरत है, और पुलिस उन सभी मामलात को माइन्यूटली देख रही है। और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है शाम तक और भी कुछ पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि कुछ इस तरीके की हरकत जो है वहां पर मॉनिटर की गई है, चाहे वो मोबाइल इंटरनेट सर्विस के जरिए से हो या लोकल नेटवर्क के जरिए से जो खबर पुलिस तक आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताबिश और गौहर साहब, बहुत बहुत इनपुट्स आपने दिए और जनता को भी बहुत सी बातें बताई, हमने दर्शकों को बताया पूरा मामला क्या है और क्यों ये कामयाब है। आगे बढ़ते खबरों की बात करते हैं एनआईए की ही। एनआईए ने हुर्रियत नेताओं पर शिकंजा कसते हुए उन्हें ही टेरर फंडिंग के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। उस पर राजनीति से जुड़े नेताओं का कहना है कि एनआईए सारी सच्चाई सामने ला रही है और अब धीरे धीरे पाकिस्तान से झूठ का पर्दा हटेगा और टेरर फंडिंग पर भी जल्द ही रोक लग जाएगी। क्या कुछ रिएक्शंस आए वो हम आपको सुनाते हैं। पास चूंकि 7 सस्पेक्ट उन्होंने गिरफ्तार किए हैं।